खैर, आज के आईपीओ की चर्चा करी जाए। सारे आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मैं अपफ्रंट बता देता हूं, आज से खुला है विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ। फ्राइडे को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 92 से 97 रुपीस का प्राइस बैंड, 772 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना। बाकी आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स स्क्रीन पे चलती रहेंगी। मैं सीएमडी साहब और सीएफओ साहब से बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। राकेश सर, पहले आपके पास जी। अब ये विक्रांत इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, एक ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी। पहले तो आसान शब्दों में समझाएं, ये बिजनेस है क्या? क्या आप लोग ईपीसी में कंसेप्चुलाइजेशन से लेके कमिश्निंग तक सब काम करते हैं? कैसे, क्या यूएसपी है विक्रांत इंजीनियरिंग की, क्योंकि है तो एक क्लटर्ड स्पेस। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर, और हमको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ईपीसी जो है, दो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोग थ्रू नेशनल ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, और फिर उसका इंजीनियरिंग से लेके पूरा इंजीनियरिंग करते हैं, उसका डिटेल इंजीनियरिंग करते हैं, उसका पूरे प्रोग्राम शेड्यूल बनाते हैं उस प्रोजेक्ट का, और कि उस जो बीओक्यू बनता है, बिल ऑफ क्वांटिटी मटेरियल की, उसके हिसाब से पूरा परचेज होते हैं पूरे इक्विपमेंट्स और आइटम। फिर उसको जो उसका एक प्रोजेक्ट का एक इरेक्शन शेड्यूल होता है, पहले सिविल वर्क होते हैं, फिर इरेक्शन वर्क्स होते हैं, फिर टेस्टिंग कमीशनिंग होती है। तो उसके हिसाब से जब जब जो जो उपकरण की आवश्यकता होती है, तब तक वो हम उसको साइट पे लेके आते हैं, और फिर बाद में उसका टेस्टिंग, प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग करने के बाद ये हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। मतलब किसी शहर, मान लीजिए भोपाल में पावर ग्रिड को सब स्टेशन लगाना है, उसके लिए उसने टेंडर रिलीज करा, आप बिड जीत गए, तो आपको उसके शुरुआत से लेकर सिविल वर्क से लेकर वो इक्विपमेंट्स वगैरह खड़ा करके कमीशन करके पावर ग्रिड को पकड़ाना। बिल्कुल, ये आपका काम। बिल्कुल। उनके क्या है, कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रहते हैं, अप्रूव्ड वेंडर रहते हैं, और आपको उस स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए डिटेल इंजीनियरिंग करना है। जो वेंडर, अप्रूव्ड वेंडर हैं, उन्हीं से आपको मोस्टली उन्हीं से आपको परचेज करना है, क्योंकि वो ट्रस्टेड, टेस्टेड होते हैं, उनके इक्विपमेंट के टाइप टेस्टेड होते हैं, और वो मानक स्टैंडर्ड जो रहता है उसके अनुसार वो उपकरण बनाए जाते हैं। तो उन सब को लेके हम लोगों को एक विद इन उस टाइम लाइन में वो प्रोजेक्ट को करके देना पड़ता है। तो भाई साहब, मतलब आसान शब्दों में 100 करोड़ का आपको ऑर्डर मिला, आपने बिड करा, आप बिड जीत गए, 90 करोड़ में कर डाला वो काम, तो 10 करोड़ आपके। यही धंधा है ना? यही धंधा है ना? अच्छा, आरएचपी आपका जो प्रोस्पेक्टस है भाईती साहब, कहता है प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, पावर, वाटर, रेलवे, इंफ्रा। कौन से सेगमेंट्स में खास तौर पे, मतलब हर यूएसपी से, इसलिए मेरा मतलब था कौन से सेगमेंट्स में आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, एक्सपर्टीज ज्यादा है, किन किन को आप सर्विस करते हो? सो इसमें वैसे तो अभी प्रेजेंटली देखें तो पावर में ज़्यादा पकड़ है अपनी, लेकिन 2 साल पहले देखेंगे तो वाटर में अच्छी थी। तो हमने ये कंपनी जो है बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल पे बनाई हुई है। आप देखेंगे तो बहुत असेट लाइट बिजनेस मॉडल है। हम लोग एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं इन तीनों क्षेत्र में, चाहे वो वाटर के काम हो, या पावर के काम हो, या रेलवे के काम हो। जिस भी सेगमेंट में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, विक्रांत इंजीनियरिंग उनको एग्जीक्यूट करती है, और अच्छे से एग्जीक्यूट करके हम लोग वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं। सो हमने जोग्राफिकली भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अभी तक 22 राज्यों में हम काम कर चुके हैं इंडिया में। अभी भी 16 राज्यों में काम चल रहा है हमारा। अच्छा राकेश सर, 721 करोड़ रुपीज नहीं, 772 करोड़ रुपीज मोबिलाइज करने की तैयारी, जिसमें से फ्रेश इशुएंस 721 करोड़ का है, ओएफएस है 51 करोड़ का। जी, ओएफएस शायद आप ही का है, आप ही अपना कुछ स्टेक रिड्यूस कर रहे हो। बराबर बराबर। क्या करोगे 51 करोड़ का? अच्छा, नहीं, प्री आईपीओ स्टेक था 82% के आसपास। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल रहा तो स्टेक प्रमोटर का रिड्यूस होकर कहाँ आ जाएगा? अभी हमारा 56 के लगभग आ जाएगा, 56% के आसपास। जी। और 51 करोड़ में क्या करने वाले हैं? 51 करोड़ में अभी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, 51 का कुछ शगुन का सोच के रखा था? नहीं, वो थोड़ा सा है, धार्मिक भावना है, लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने कहा पूछूंगा। अच्छा, 721 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशुएंस हो रहा है, वो फंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 541 करोड़ रुपए आसपास। ये है तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, तो ठीक है, पैसे का रिक्वायरमेंट वहां पे। पर जब मैं आरएचपी पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा वर्किंग कैपिटल में डिटोरिएट हो रहा है।
क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज, वर्किंग कैपिटल काफी इंच अप कर रहा है आप लोग का। FY25 में 50% एज अ परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स था, 74% एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू था। ये डिटोरिएटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों होती चली जा रही है हमारी? पिछले 3 सालों का आपने जो डेटा दिया था उसमें मामला थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल फंड में गड़बड़ा रहा है, क्यों? सो एक्चुअली देखेंगे तो हमने पिछले 2 साल में ये इक्विटी रेज करी है। हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किए पिछले 2 साल में, और आशीष कचौलिया, मुकुल अग्रवाल जैसे इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। सो वो भी हमने, आप देखेंगे तो ग्रोथ करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट लाए हैं। इम्पैक्ट कर रहा होगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल साइकिल गड़बड़ाई आप लोग, और वो गड़बड़ाई इन द सेंस, मैं इंडस्ट्री पीयर्स से देखूं तो काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड आपकी साइकिल है। इसमें स्ट्रेच नहीं बोल सकते, इसमें ये बोल सकते हैं कि अभी लास्ट स्पेशली FY25 के जो रिजल्ट आए उसमें हमारा Q4 का टर्नओवर जो है बहुत हाई रहता है। सो इसके लिए वो मार्च के रिजल्ट्स ऐसे दिखते हैं कि अपना कहीं स्टक है, अदरवाइज देखा जाए तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे कंपनी अपना ग्रोथ करती जाती है, रिटेंशन अमाउंट जो है हर बिल में से अपना लगभग 5 से 10% के आसपास रिटेंशन अमाउंट जो कटता है वो रिसीवेबल में ऐड होता जाता है। उसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके चलते क्या हुआ, जब वर्किंग कैपिटल साइकिल डिटोरिएट हुई तो रिटर्न रेशियोज गड़बड़ाए CFO साहब आपके। ROEs 33 के 26, 26 के 17 है ना फाइनेंशियल ईयर्स में, और आप तो अब डाइल्यूशन भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा इक्विटी आ रही होगी तो रिटर्न रेशियोज और स्क्वीज हो रहे होंगे। तो ऐसे में रिटर्न रेशियोज का आउटलुक क्या है? इसमें आप देखेंगे तो रिटर्न रेशियो अभी भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं। इंडस्ट्री पर से देखें तो जो अभी 17% हमारा ROE है, ROC जो है, ये फिर भी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है। और आगे भी जब ये पैसा एक बार निवेश हो जाएगा, हम लोग मेजर जो पैसा अपना आ रहा है 721 करोड़, वो एज अ फ्यूल काम करेगा ग्रोथ के लिए। तो पिछले 2 साल में जिस तरह से हमने 32% का अपना CAGR रहा है, यही पैसा जो आगे आएगा वो भी ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, CFO साहब ने राकेश सर बात छेड़ी प्री IPO की। लास्ट 1 साल में 10.6 करोड़ शेयर्स आपको मिले, इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को 1 करोड़, आशीष कचौलिया 38.5 लाख शेयर्स के आसपास, वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट है। क्यों फंड रेज हुआ IPO से पहले? कोई उस टाइम पे फंड की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी? नहीं। किस भाव पे हुआ था और उस पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है? हम लोगों को क्या था कि अब देखेंगे पिछले FY23 से FY25 के बीच में जो 33% CAGR है, ग्रोथ इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो ग्रोथ लाने के लिए अभी चूंकि देखिए अब हमारा हिस्ट्री देखिए 9 साल का, ये सिर्फ 9 साल का ऑपरेशन है इस कंपनी का। 0 से लेके 765 kV तक के हम सब स्टेशन लेके आए हैं, और वो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं जो साइजेबल उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, बिजनेस का, प्रोजेक्ट का साइज भी बढ़ता जाता। तो हमारा ग्रोथ के लिए और हमको अच्छा माने रिजल्ट देना था, फाइनेंशियल और टेक्निकल स्ट्रेंथ बढ़ाना थी, तो हमको आगे बढ़ने के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट लाने के लिए, अच्छे ज्योग्राफी में जाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, स्टैग्नेट हो जाती। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो कंपनी को 500 करोड़ पे चलाते तक रहते 8-10 साल, या फिर थोड़ा सा फंड इन्फ्यूज़ करके ग्रोथ अच्छा लेके और फिर हम अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके अच्छे मार्जिन। अभी आप देखेंगे EBITDA मार्जिन 3 साल में हमारे बेस्ट इन द कंट्री हैं, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। 17% EBITDA मार्जिन, नेट मार्जिन 8.5%, करेक्ट, अहेड ऑफ इंडस्ट्री पीयर्स है। तो सच है, वो मैं सब पढ़ के आया हूं। तो ये जो है ना, ये सब उसी का नतीजा है। और जो हमारा भी क्रेडेंशियल डेवलप हो रहा है, अब वो जो क्रेडेंशियल 2-3 साल में डेवलप हुआ है, वेरी स्ट्रांग, अप टू 765 kV, हम इंडिया के 5-10 लोगों में आ गए हैं जिनके पास ये क्रेडेंशियल है। मार्जिन प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जब सेक्टर्स की बात करी थी, पावर, T&D, वाटर और रेलवे में कुछ इश्यू आया था। लास्ट अपडेट में पढ़ा था नेट पे कि 2 साल से बैन लगा हुआ था, कोई दिक्कत थी, उसके बाद कोर्ट गए थे, कोर्ट से स्टे मिला, ऐसा अपडेट आया था। अभी तस्वीर क्या है? यही वही है। ऐसा क्या था कि यहाँ पे देयर वाज दिस वन डिस्प्यूट, आई विल यूज द वर्ड डिस्प्यूट, आपका और रेलवे का? हाँ, रेलवे का, कि दे से कि भाई समथिंग इज मिसअंडरस्टैंडिंग इज हैपन, दे सेड कि that we are banning you. We took that as a challenge because we are दिल्ली हाई कोर्ट गए आप लोग? हम दिल्ली हाई कोर्ट गए, तुरंत उसी दिन आपको स्टे मिल गया। और अभी बट हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा था। रेलवे नया काम नहीं हो रहा अभी? हमने नया काम हमने लिया ही नहीं, उसके 2 रीजन है। कट्टी हो गए उनसे आप? नहीं, कट्टी भी नहीं हुए।
अभी हमारा पावर में ही इतने अच्छे बिजनेस हमको मिल रहे हैं, अच्छे मार्जिन के मिल रहे हैं, तो फिर वो वैसे भी हमारा रेलवे का 1.5 से 2% है, सिर्फ 1.5 से 2% ही हमारे टोटल उसमें से। नहीं ये ठीक है। और 2 ग्रोइंग सेक्टर्स पावर, T&D और वाटर, उसमें पूरी डाइवर्सिफाइड ये इस समय ऑर्डर बुक। ठीक बात है, और ये बात भी सही है, मार्जिन प्रोफाइल इंडस्ट्री पीयर्स से कहीं बेहतर है। और एक मैंने वैल्यूएशन कंपैरिजन्स भी रख दिए थे। ये बात भी है कि टेबल पे सर लोगों ने कुछ छोड़ा ज़रूर है। अगर मैं हिस्टोरिकल आंकड़ों के हिसाब से वैल्यूएशंस कंपेयर करूं तो वो एक वो ग्रिड है, प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे। अब ये कॉल आप लोगों को लेना है कि इस ईपीसी बिजनेस में, ईपीसी सेक्टर में किस तरह का आउटलुक लगता है आप लोगों को, पैसा लगाना नहीं लगाना, ये आप पे छोड़े जा रहा हूँ। बढ़िया सा डिस्कशन, मैनेजमेंट ने पूरा समझा दी तस्वीर आपको कंपनी की। ये है विक्रांत इंजीनियरिंग वर्सेस ऑल इट्स पीयर्स आपकी स्क्रीन पे। खैर, थैंक यू आप दोनों का जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेज आपको। थैंक यू वेरी मच। वैसे ऑलरेडी एक टाइम तो भर ही चुका है ना? हो गया 2 घंटे में हुआ है 100%। चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से, डिटेल में आगे के आउटलुक पे चर्चा करूंगा जब सक्सेसफुल लिस्टिंग हो रही होगी। थैंक यू सर। ब्रेक